प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी भाषा और व्याकरण की ये हमारी छठी क्लास है। पहली 5 क्लासेस के अंदर हमने क्या पढ़ा है? भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने कौशल होते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं, कितनी उपभाषाएं हैं, भारत के कौन कौन से राज्य की कौन कौन सी राजभाषाएं हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं। ये सारे के सारी चीज़ें हम अपनी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक कवर कर चुके हैं। जो बच्चे पहली बार इस कक्षा में जुड़ रहे हैं वो इन टॉपिक्स के लिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं क्लासेस को जरूर देख लें। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो ऐसे प्रश्नों का संकलन है जो आपको हर परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन तो अवश्य ही मिलेगा। आप यूपी पुलिस की परीक्षा दे रहे हैं, यूपी एसआई की परीक्षा दे रहे हैं, आप एसएससी जीडी की परीक्षा दे रहे हैं, आपकी रेलवे में हिंदी आने वाली है, रेलवे आरपीएफ आरपीएसएफ का एग्जाम देने वाले हैं, आप यूपी टेट सीटेट देने वाले हैं, या आप यूपी पीसीएस देने वाले हैं, या आईएएस की परीक्षा में अपीयर होने वाले हैं, तो उसमें सीसेट भी आता है। वहां तक आपको इन सारे प्रश्नों का जो संकलन मैंने बनाया है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैंने बनाए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, या तो हूबहू मिलेगा या इससे मिलता जुलता मिलेगा, जिसका जवाब आपको इस क्लास से मिल जाएगा। समय को नष्ट ना करते हुए सीधे बिंदु पे आते हैं। पहली कक्षा से ही मैं ये कह रहा हूं कि मेरी क्लासेस के नोट्स बना लेना। 20, 22 या 25 पेज में आपके नोट्स बनेंगे और किसी भी परीक्षा में जब आप जाके बैठोगे तो 80% पेपर आपको उन्हीं नोट्स के अंदर से मिल जाएगा। मेरा लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है, अप्रॉक्सीमेट सन 2010 से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ। 14 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए हैं और 14 साल के लंबे एक्सपीरियंस में मैंने ये पाया है कि जब हम हिंदी क्लासेस ऑफलाइन कराते हैं अपनी, तो 80 से 90% तक तो क्लास में जो हम पढ़ा देते हैं वही मिल जाता है लिखा हुआ। बुक्स की बच्चों को जरूरत ही नहीं पड़ती अलग से लेने की। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि लगभग 80% आपको हमारे नोट्स में से ही मिल जाएगा। आइए सीधे मुद्दे के ऊपर आते हैं। बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं, दिमाग के अंदर नोट कर लेना, कॉपी के अंदर नोट कर लेना, और जो नोट ना भी करना चाहे तो 2 या 3 बार कान में हेडफोन लगा के इस क्लास को सुन लेना, सारा याद हो जाएगा। आई प्रॉमिस टू यू। परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण तथ्य है। शुरुआत कहां से करते हैं? व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा को मानक भाषा कहते हैं। एक जरा सी लाइन लिख के पूछी गई, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है, इतना लिख के आपसे सवाल पूछ लेगा। इसका आंसर क्या होता है? मानक भाषा। व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा को मानक भाषा कहते हैं। भारत की मानक भाषा खड़ी बोली हिंदी है। आप समाचार देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, टेलीविजन पे कार्यक्रम आ रहे हैं, फिल्में बन रही है, उन सब में जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है वो भाषा है हमारी खड़ी बोली हिंदी। इसे भारत की मानक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। और ये खड़ी बोली हिंदी जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की बोली है ये। संचार माध्यम, अब ये संचार माध्यम क्या होते हैं बच्चों? टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल, सैटेलाइट, फिल्म। जब हम अपनी बातों को दूसरों तक जिस माध्यम से पहुंचाते हैं उसे कहते हैं संचार माध्यम। संचार माध्यमों में भाषा के मानक रूप का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जहां वर्तनी भी शुद्ध होगी और भाषा भी शुद्ध होगी। भारत की राजभाषा हिंदी है। ये हमारी उस क्लास में भी आया था जब मैंने आपको भाषाएं पढ़ाई थी। भारत की राजभाषा हिंदी है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 भाग 17 अनुसूची 8 में उल्लिखित है, यानी कि इसका उल्लेख जो किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 भाग 17 अनुसूची 8 में है। ठीक है बच्चों, यहां यह सवाल बन लेता है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? तो अनुच्छेद 343। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो अनुसूची 8। संघ की भाषा हिंदी होगी, यह संविधान के किस भाग में है? तो आंसर आ गया भाग 17। तो एक ही पॉइंट में आपके 1, 2, 3 सवालों के जवाब है। राजभाषा क्या है? हिंदी। 4 सवालों के जवाब है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में
14 सितंबर सन 1949 को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा में जब ये बात रखी गई थी तो कि भारत की राजभाषा क्या होगी, तो इसके ऊपर लंबे समय तक बहस चली। काफी लोगों ने उस समय अंग्रेजी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव किए थे, परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित नेहरू जी और बहुत सारे ऐसे नेता जो भारत को अच्छी तरह समझते थे, जानते थे, उन्होंने ये विमर्श किया कि भारत की राजभाषा जो होगी वो हिंदी होगी, और सदन में यह प्रस्ताव स्वीकार हो गया। स्वीकार कब हुआ? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, इसलिए हर साल 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाएं दर्ज हैं। ठीक है, सवाल यही पूछ लेता है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में कुल कितनी भाषाओं को दर्ज किया गया है, तो इसमें 8 भाषाएं दर्ज की हैं। यहां पे एक बात और समझने की है, ये सवाल भी आ चुका है, पीसीएस में आया था। जब संविधान तैयार हुआ तो उस समय अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं थी? जब संविधान तैयार हुआ तो उस समय अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं थी? तो संविधान तैयार होते वक्त यहाँ पे 14 भाषाएं थी। ठीक है बच्चों, उसके बाद 4 एक बार जोड़ी गई और 4 एक बार जोड़ी गई। ये 4 जो लास्ट में जोड़ी गई थी सन 2003 में जोड़ी गई थी, और लास्ट में जुड़ी है वो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली है। इसे याद करने का आसान तरीका क्या है? BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये क्रम पीसीएस की परीक्षा में पूछा जा चुका है। संपूर्ण विश्व में लगभग 5000 भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से लगभग 469 भाषाएं और बोलियां केवल भारत में बोली जाती हैं। ठीक है बच्चों, पूरे विश्व में 5000 और भारत के अंदर लगभग 469 भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। भारत के कुल 10 राज्यों की राजभाषा हिंदी है, जबकि 15 राज्य हिंदी भाषी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपनी राजभाषा हिंदी घोषित की हुई है, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। यहां पे जो राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी। तो 10 ने तो राजभाषा हिंदी घोषित किया हुआ है, परंतु पूरे भारत के अंदर 15 राज्य ऐसे हैं जिनमें हिंदी भाषा का प्रयोग बहुतायत किया जाता है लिखने और बोलने में। भारत के राज्य और उनकी राजभाषाएं, यह हमारी दूसरी या तीसरी क्लास का टॉपिक है। यहां पे देख लेना, सारे राज्यों की राजभाषा दी हुई है। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक कुल ये बैठते हैं 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। कुल 9 अनुच्छेद। टोटल कितने हो रहे हैं? कुल 9 अनुच्छेद। ये भारतीय भाषाओं के संबंध में है। ठीक है, और यहीं पे हमें पता लगता है कि अनुच्छेद 351 जो है वो भारतीय भाषाओं के विकास से संबंधित है। भारतीय भाषाओं का विकास कैसे होगा, सरकार उसके लिए क्या क्या कदम उठाएगी। ठीक है, ये सब जो दिया हुआ है अनुच्छेद 351 में दिया हुआ है। केरल राज्य में हिंदी को गुसाई भाषा कहा जाता है। मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग बहुतायत किया जाता है। यानी कि एक तरीके से समझो कि जैसे हम अपने यहाँ पे हम कहीं भी जाते हैं भारत के अंदर हिंदी भाषी लोग मिल जाते हैं, इसी तरह मॉरिशस देश में आप कहीं भी जाओगे आपको हिंदी भाषी लोग आसानी से मिल जाएंगे। विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान तीसरा है। यह सवाल कई बार परीक्षा में आ चुका है कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? तो ये कौन सा है बच्चों? तीसरा। नंबर 1 पे आती है चीनी। चीनी का एक दूसरा नाम भी है मंदारिन। मंदारिन, ठीक है, कई बार इसको बिगाड़ के लिख देते हैं मैंडेरियन। मैंडेरियन, ये भी याद कर लेना। हिंदी में मंदारिन कहा जाता है, मैंडेरियन लिखा जाता है, वैसे चीनी है। दूसरी है अंग्रेजी, और अंग्रेजी के साथ स्लैश लगा के एक नाम और लिखा हुआ होता है स्पेनिश। स्पेनिश, ठीक है, और तीसरी है हिंदी। ठीक है बच्चों, भारत के अतिरिक्त फिजी एक ऐसा देश है जहां की राजभाषा हिंदी है। पूरे विश्व में 2 देश हो गए बच्चों, एक भारत और दूसरा फिजी। भारत के अतिरिक्त निम्नलिखित देशों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। आज गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाएगा कि विश्व में कोई ही देश ऐसा है जहां पे हिंदी नहीं बोली जाती है। बड़े बड़े देशों के नाम लेके चलते हैं। पहले तो भारत के पड़ोसी देशों को सबको गिन लेते हैं। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इंडोनेशिया,
बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं। चीन, जापान, जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उन सब में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जाइए इंडोनेशिया, सिंगापुर, मालदीव, थाईलैंड, जापान, ब्रिटेन, जिन्होंने हम पे शासन किया है वहां पे भी हमारी भाषा बोली जाती है। मॉरिशस नाम ऊपर भी आ चुका है। यमन, युगांडा, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, जर्मनी आदि बड़े बड़े देशों में हिंदी भाषा का प्रयोग बहुतायत किया जाता है। तो आज से हिंदी बोलने और समझने में शर्म करने की जरूरत नहीं है। आपको ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये तो शर्म की बात है। मगर अपने ही देश के अंदर यदि आप ये कहते हो कि मुझे हिंदी नहीं आती तो ये डूब मरने वाली बात है। आप हिंदी भाषी देश के अंदर रहते हैं और आपको हिंदी नहीं आती है तो इसका मतलब आपने जीवन में कुछ भी नहीं सीखा है। तो बच्चों, ये जितने भी मैंने पॉइंट आपको बताए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, हर परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम एक सवाल आपको इन्हीं में से हर परीक्षा के अंदर मिल जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा मैंने नहीं बनाया है, ये इसी में से आपको एक सवाल मिल जाएगा। तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, जो नोट्स बनाना चाहते हैं इसके नोट्स बना लें। धन्यवाद बच्चों।